नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और वीडियो को पूरा देखें और दूसरों से शेयर भी करें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं भोपाल से अर्चना यादव। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन, आपके अर्ली करियर के विषय में, इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, उस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। नमस्ते गोविंद जी। मेरा नाम अर्चना यादव है और मेरा जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ और स्कूलिंग भी मेरी भोपाल में ही हुई है। मेरे पिता भेल एम्प्लॉय रहे हैं, साथ ही मेरे पिता को भी चित्रकारी का शौक़ था। इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे भी कला में रुझान बचपन से रहा और रंगों से, चित्रकला से देखने, समझने, जानने समझने को मुझे ये अवसर मिला। जहाँ तक मुझे याद है, बहुत छोटे से ही मैं फेस को बनाना, फेस के एक्सप्रेशन को ड्रॉ करना, स्पेशली आँखों को बनाना, कोई भी स्टोरी कैरेक्टर बनाना बहुत ज़्यादा पसंद आता था मुझे। तो मेरा बचपन ड्राइंग में, क्रिएटिविटी वर्क करने में ज़्यादा था, ऐसा मेरी माँ बताती हैं कि मुझे पढ़ाई से कहीं ज़्यादा ड्राइंग करने में मन लगता था। और कुछ पेपर पर ड्राइंग किए होंगे उस समय जो मेरी माँ ने आज भी संभाल कर रखे हैं। इसी तरह मेरा रुझान बढ़ता गया। पढ़ाई के साथ साथ मैं ड्राइंग, पेंटिंग भी करती थी। समय के साथ साथ परिपक्वता आते गई मेरे ड्राइंग्स में और हमेशा बस लगता था कि कुछ नया सीखूं, कुछ नया करूं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मुझे फेस के एक्सप्रेशन ड्रॉ करने में बहुत खुशी मिलती थी। तो इसीलिए मैं अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स को देख के, न्यूज़पेपर में हुआ या मैगज़ीन में हुआ या रिलेटिव्स के फ़ोटोग्राफ को देख के पेंट करती थी, उनके फीचर्स को बनाती थी। तो धीरे धीरे वो ना एज़ इट इज़ फ़ोटोग्राफ में बनाने लगी थी और पेंटिंग को सभी लोग ना पसंद करते थे और तारीफ़ किया करते थे। तो मुझे मोटिवेशन मिलता था, बहुत खुशी होती थी। कि बात और भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मेरी पेंटिंग को कोई देखता था और उसे बहुत अच्छी लगती थी तो मैं उस पेंटिंग को उस इंसान को गिफ्ट भी कर दिया करती थी। इस बात को लेकर मेरी माँ थोड़ी नाराज़ हुआ करती थी क्योंकि उनके लिए वो पेंटिंग बहुत मायने रखती थी। ठीक उसका उल्टा मुझे खुशी मिलती थी, या कह लो कि सब कुछ मिल जाता था। मुझे तो था कि मैं और बना लूँगी। उभरते हुए कलाकार के लिए तारीफ़ बहुत मायने भी रखती है। बात मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। तारीफ़ एक कलाकार को आगे भी ले जाती है और दूसरी तरफ उसकी ग्रोथ को रोक भी देती है। लेकिन ये मेरे साथ लोगों का तारीफ़ करना या उनसे एक पॉजिटिव बातों को सुनना मेरे काम को पॉजिटिव वे में ही लेकर गया और मुझे हमेशा से ही एक्सपेरिमेंट किया अपने कामों में। माध्यम कोई भी हो, मुझे कुछ भी अपने आसपास मिल जाए उसी से मुझे आर्ट वर्क तैयार करने में हेल्प होती थी। हम लोग BHL क्वार्टर्स में रहा करते थे तो हमारे पास गार्डन काफ़ी बड़ा होता था, बहुत सारे पेड़ होते थे, बाउंड्री वॉल होती थी। गार्डन की वजह से मुझे मिट्टी मिल जाती थी जिसमें मुझे कोई भी मूर्ति या किसी भी फेस को बनाना अच्छा लगता था। और बात है कि उस समय में मुझे मिट्टी के आर्ट वर्क को प्रिजर्व करने का कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं था। ऐसे ही मैंने पेड़ों की सूखी डालियों से, उसके टहनियों से पर भी कुछ आकृतियाँ उकेरा करती थी। तो जब रोज़ ऑफिस से घर आते थे तो मेरे लिए चॉक लाया करते थे जो वॉल पर ड्रॉ करने के काम में आती थी। लेकिन मैंने उसे भी आज से ये बात कह लें कि 25-30 साल पुरानी बात है, मैं उस पर फेस को कार्विंग करके एक छोटी सी मूर्ति का शेप देने लगी और देखते ही देखते मुझे एक नया माध्यम मिला जिसमें काम करना बहुत खुशी देता था मुझे। जी अर्चना जी, ये तो एक सफ़र शुरुआत होती है सभी का, अलग अलग डिफरेंट वे में इस फील्ड में लोग आते हैं। क्या इस विधा के अलावा आपने और कुछ किया है? वह ऐसा कोई इंसिडेंट जिसको आपको लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट मिला हो, जब कॉलेज का या
दूसरे कुछ विधाओं में आपने काम किया हो, तो ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आप बताना चाहे जिससे आपकी लाइफ एकदम चेंज हो गई? बचपन का एक और पहलू भी है, पेंटिंग के साथ साथ मैं रुचि मेरी स्पोर्ट्स में भी रही है। मैंने जूडो नेशनल लेवल तक खेला है और कराटे भी स्टेट लेवल तक खेला हुआ है। हमेशा से ही मुझे वो काम करना पसंद है जिसमें मुझे खुशी और सुकून, साथ ही मेरी अपनी एक पहचान हो। तो मुझे आर्ट में तो कुछ ही पता नहीं था और मैं तो ड्राइंग पेंटिंग अपनी खुशी के लिए किया करते। जुड़े लोग थे वो मेरे पास पेंटिंग सीखने आया करते थे। ये बात उन दिनों की है जब मैं 12th में थी और मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था और मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। उस दौरान मेरे किसी से मिलना हुआ जो मेरे पास पेंटिंग सीखने आते थे। उन्होंने मुझे गाइड किया कि मैं पेंटिंग में ग्रेजुएशन होता है और मैं उसे करूं। उनके मार्गदर्शन से मुझे एक ऐसा रास्ता मिला जहां मैं अपनी कला को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकूं। तो मैंने 12th पास करने के बाद महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से बीए ड्राइंग एवं पेंटिंग में ग्रेजुएशन किया। साथ ही मुझे एक कॉलेज में कई सारे कंपटीशन फेस किए और बहुत सारे अवार्ड्स मिले, सराहना मिली, एक नई पहचान मिली। फिर मैंने मास्टर पोर्ट्रेट में किया। मेरे गुरु आदरणीय राजाराम सर थे। आप मेरी आर्ट जर्नी के मार्गदर्शक रहे। आपने मुझे देखना सिखाया जो पहले नहीं आता था मुझे। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान मेरे सिलेक्शन एक आर्ट कैंप में हुआ जिसकी वजह से मुझे भारत भवन जाने का मौका मिला। वहाँ की गैलरी में आर्ट को देखने का भी अवसर मिला। बड़े बड़े आर्टिस्टों से मिलना हुआ, उनकी पेंटिंग को देखना हुआ जो एब्स्ट्रैक्ट भी थी और फिगरेटिव भी थी। जी, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। क्या तब से आपने इस एब्स्ट्रैक्शन को चुना, तब से आप प्रभावित हुई और उसके बाद आपने इस तरह के काम शुरू किए? एब्स्ट्रैक्ट तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। बहुत सारे सवाल मेरे मन में हुआ करते थे। ये मेरे बचपन से स्कूल कॉलेज तक की जर्नी रही। जैसा कि मैंने बताया गोविंद जी कि मेरी समझ फिगरेटिव आर्ट में रही है। बचपन से वही किया है, देखा है तो वही समझ आता था। कॉलेज तक तो मैं सबसे बेस्ट पेंट किया करती थी, लेकिन जब मैंने मास्टर करने के बाद 2004 में भारत भवन ज्वाइन किया और 2 साल लगातार मैंने वहाँ रहकर आर्ट को समझने का प्रयास किया। स्कूल से कॉलेज तक की जो जर्नी रही वो मानो समुद्र की सतह जैसी महसूस हुआ करती थी और भारत भवन में मेरा आना जैसे मैं किसी समुद्र की गहराइयों में जाने जैसा लगने लगा था। कला एक ऐसी विधा है कि हम इसकी जितनी भी गहराइयों में जाएं वो कम ही होगा। मन में रहकर मैंने धीरे धीरे बहुत सारे काम किए। डेली मैं सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक काम किया करती थी। तो इससे क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा हम काम करते हैं तो हमें एक परिपक्वता आने लगती है, एक समझ आने लगती है। तो शायद वही मेरे साथ भी हुआ और फिगरेटिव आर्ट की जगह सेमी फिगरेटिव आर्ट ने लिया। बचे हुए फिगर भी वो धीरे धीरे ना धुन में कहीं खो गए, होते चले गए। ये कोई मैंने जान कर या समझ कर नहीं किया, बस ये होते चला गया। उस समय सब बोलते थे कि सीनियर आर्टिस्ट के काम देखो, लेकिन मैं नहीं देख पाती थी क्योंकि मेरे मन में ही अंतर मन में बहुत कुछ हलचल थी जिससे मुझे बाहर निकलना था, अपने आप को जानना था। तो मुझे एक रास्ता मिला कि बहुत सारा काम करो और अपने दिमाग में जो भी चल रहा है उसे निकालो, और मैंने ऐसे ही किया। जब मैंने अपने विचारों के दायरों को तोड़ा, किसी फिगर में, किसी विषय में अपनी पेंटिंग को नहीं बांधा, तो देखते ही देखते फिगर्स ने एक नया रूप लिया, जैसे मेरे विचारों ने नया रूप लिया। तो वो यहाँ से मेरी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की जर्नी की शुरुआत हुई। जी, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने ये। और हम जानना चाहते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन को आप कैसे देखते हैं?
उसे कैसे समझते हैं, उस विषय में भी ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा दर्शकों से। जिस तरह संगीत क्षेत्र में शास्त्रीय संगीत होता है, वैसे ही ड्राइंग के क्षेत्र में भी अमूर्त कला होती है। मैंने अब तक अपने काम से एक नई बात सीखी है कि अमूर्त कला करने में एक फ़ायदा होता है। ये हमारी विश्लेषण क्षमताओं को बढ़ाता है और ये हमारी कल्पना शक्ति को भी बढ़ावा देता है। इस तरह हर अमूर्त कला के पीछे एक विचार छुपा हुआ होता है। जी, इसको थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे तो सभी जो नए स्टूडेंट हैं वो लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। गोविंद जी, अमूर्त कला आवाक भावनाओं का एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, जिसे लाइनों, आकारों, रंग और रचना का उपयोग करके एक कैनवास पर संचारित किया जा सकता है। जैसे कि हमारे आसपास नेचर में ऐसा बहुत कुछ है जिसे हमने कभी देखा नहीं है, पहचाना नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। बस अंतर सिर्फ इतना ही है कि हर इंसान के पास वो नज़रिया नहीं है। एक बात और कहना चाहूँगी मैं, अमूर्त कला मेरे लिए कभी अमूर्त नहीं होती है, क्योंकि उसका अपना आकार प्रकार है और वो अपने आप में संपूर्ण होती है। बस देखने वाला उस अमूर्त आकार में अपने जाने पहचाने आकार को देख नहीं पाता है, तो इसलिए वो उसके लिए अमूर्त होती है। एक उदाहरण देना चाहूँगी मैं। जब कोई हमें नई जगह के बारे में बताता है तो हम उसे अपने दिमाग से मन में ही एक लैंडस्केप बना लेते हैं कि वहाँ ऐसा रास्ता होगा, ऐसी जगह होगी, कुछ ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ होगा। लेकिन जब हम उस जगह पहुंच जाते हैं तो वो लैंडस्केप जो दिमाग में बनाया था उससे बहुत अलग होता है। ठीक, अमूर्त कला एक कलाकार की कल्पनाओं की दुनिया है जो बहुत अनोखी और अद्भुत है। जी अर्चना जी, अब हम जानना चाहते हैं कि क्या अमूर्तन के पीछे या आपके काम के पीछे किस तरह का विचार व विषय काम करता है, उस विषय में भी ज़रूर कुछ दर्शकों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जानना ज़रूरी होता है उन विद्यार्थियों को, उन नए लोगों को, कि जो अमूर्तन को बोलते हैं ये क्या बनाया है वो तो खुद ही समझते हैं। बट अगर जैसे ये वार्तालाप भी इसी वजह से हो रही है कि चीज़ों को समझे, कला को समझें और उसको है ना इस तरीके से अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जिसको समझ में आ गया, फिर बोलते हैं अरे वाह, हमें तो ये भी दिख गया, हमें तो ये भी चीज़ें मालूम पड़ गई। तो ये बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझना और देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी पेंटिंग में विचार और विषय दोनों ही मौजूद होते हैं। एक तरह से मैं सेल्फ पोर्ट्रेट को ही पेंट करती हूँ, जो देखने में खुले आसमान के जैसे दिखते हैं, लेकिन रंगों और कैनवास का सफ़र रैंडमली ही शुरू होता है। जैसे हम पेंटिंग करें या ना करें, पर दिमाग में तो एक हमेशा से कुछ ना कुछ क्रिएशन होता ही रहता है, बस माध्यम अलग हो सकते हैं। ज़्यादातर मुझे देर रात में काम करने में बहुत अच्छा लगता है। काम करते हुए मुझे म्यूज़िक सुनना या फिर ना भी काम करूं तो ब्लैंक कैनवास से थोड़ी बहुत बातें करना मुझे खुशी देता है। ज़्यादातर टाइम मेरा स्टूडियो में ही निकलता है। आजकल तो मेरी स्टूडियो पार्टनर मेरी 4.5 साल की बेटी है, जिसके साथ सारा दिन निकल जाता है और उसे भी आर्ट करना बहुत पसंद है, तो वो भी मेरे साथ आजकल साथ देती है। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। और इसी तरह ये एक इंसिडेंट मेरे साथ भी है कि मैं जब स्टूडियो में काम करने जाता हूँ तो अनय पीछे से आके बोलेगा मुझे भी कुछ करना है, तो मैं सबसे पहले उसको देता हूँ कि जाओ ब्रश धो के लाओ और चीज़ें जो हैं वो कलर मिक्स करो या पानी बदल के लाओ। ये चीज़ें उसको बहुत काम में आती हैं, क्योंकि ये जड़ से सीखना बोलते हैं इसे, और मैं इसको ज़रूर ये चीज़ें देता हूँ। अवश्य आपकी बेटी भी इस तरह से कुछ चीज़ें करती रहती होंगी। और अब हम जानना चाहते हैं कि जो नए स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषी कॉलेजेस में, जैसे इंदौर, नागपुर, ग्वालियर, जबलपुर, इन सब जगह पे छोटे छोटे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे और भी बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो हिंदी भाषी हैं, तो वहाँ उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो कि उनको जीवन में काम आए? मैं इतना ही कहना चाहूँगी हमारे यंग आर्टिस्टों को या जो आने वाले हैं फील्ड में, कि
आर्ट अगर आप करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देता है, तभी उसे करिए। अदरवाइज़ आप किसी की देखने से, कहने से ना करिए, क्योंकि आर्ट एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो प्योर है, सच्ची है, जिसे ऊपरी सतह पर रहकर नहीं समझा जा सकता। उसकी गहराइयों में उतरना पड़ता है और उसके लिए हौसला चाहिए। जी अर्चना जी, एक फील्ड से हटकर सवाल है कि कला के क्षेत्र में राजनीति किस तरह से अब मुखर हो रही है, उस विषय में भी अगर आपका अनुभव कुछ है तो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। देखा जाए तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्षेत्र में होता है तो आर्ट का क्षेत्र अछूता कैसे रह सकता है। पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है, तो हम लोग कैसे इन चीज़ों से अछूते रह सकते हैं। जब आप कुछ हटकर करेंगे तो 4 लोग आपको पीछे करने वाले भी मिल जाएंगे, आपको गुमराह करने वाले भी मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने रास्तों से हट जाएं। हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होता है उस समय उस चीज़ों का सामना करने के लिए। और से हर एक आर्टिस्ट गुजरता है। मैं अपनी बात करूं तो 2004 के बाद से अब तक की जर्नी, 18 साल की जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। तो मैं तो इसे, इन घटनाओं को पॉजिटिव वे में ही लिया करती हूँ। बिल्कुल, और ये पॉजिटिव वे ही आपको एक नया रास्ता दिखाता है। एक सकारात्मक सोच, हर विधा में सकारात्मक सोच आपको एक नया वे दिलाएगा। अच्छा, आपने एक फाउंडेशन की स्थापना की है, उसके विषय में भी ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मैंने 2018 में हिमान्य आर्ट फाउंडेशन की नींव रखी। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है जिसकी मैं फाउंडर ट्रस्टी हूँ। ये प्लेटफॉर्म मैंने उन आर्टिस्टों के लिए बनाया है जो अपने आर्ट के प्रति ईमानदार हैं। एक कलाकार या आर्ट का नज़रिया रखने वाले लोगों का स्वागत करती है ये फाउंडेशन। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए, और उन दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस सारी बातचीत को मन लगाकर सुना। तो हम आने वाले समय में और भी बहुत सारे ऐसे कलाकारों की जर्नी हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जिस प्रकार अर्चना जी ने फाउंडेशन की स्थापना की है, उस तरह से हमारा भी एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो जिसको, इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत सारे समझने की, देखने की चीज़ें मिलेंगी। आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाके ढूंढ सकते हैं उनको। अलग अलग स्टेट के हमने अभी आर्ट एग्जीबिशन अभी तक किए हैं, और धीरे धीरे पूरा भारत व ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग जाने लगे हैं फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड, क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले ही 25 देशों के करीब 52 कलाकारों का हमने एग्जीबिशन किया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो ये एक डिजिटल वर्ल्ड है, इसको जितना आप एक्सप्लोर करोगे और ज़्यादा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का, और शेयर ज़रूर करें वीडियोस को। थैंक यू सो मच गोविंद जी, मुझे आपके चैनल पर अपनी आर्ट जर्नी को, अपने विचारों को कहने का मौका देने के लिए। मुझे बहुत अच्छी लग रही है आपकी ये शुरुआत। आर्टिस्टों के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं आप जितने भी लोग इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं उन सब का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। आपको ये कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और पसंद आए तो गोविंद जी के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आर्टिस्ट की आर्ट जर्नी से कुछ ना कुछ सीखने को हमें या आर्ट लवर्स को मिलता है। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। बिल्कुल, सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, और सीखने के लिए मैं एक चीज़ और भी करने वाला हूं। जैसे कि कल मैंने बताया कि एक कोर्स जो मैंने फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी के लिए डिज़ाइन किया था, मैं वो कोर्स ऑनलाइन अब अप्लाई करने वाला हूं। तो जो भी इच्छुक हों सोशल मीडिया पर संपर्क कर सकते हैं, हम धीरे धीरे उसको विस्तार और करेंगे। तो इसी के साथ हम आज की ये बातचीत को यहीं रोकते हैं। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप अगर एक व्यक्ति 4-5 अलग लोगों को ये शेयर करेगा तो ये एक चेन बनेगी, और जो बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकती है। तो आप लोग जितना चैनल को प्यार दे रहे हैं, आप लोग और भी शेयर करके अपना एक दायित्व जो है उसको निभाइए, आर्ट के प्रति लोगों को जागरूक कीजिए। तो फिर कल मुलाकात होती है एक नए कहानी के साथ, एक नए जीवनी के साथ। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।